नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो 11 तारीख को बनाया था। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाए। 13 तारीख को आपका बीपीएससी 71th का एग्जाम हुआ। उसके बाद हम लोग आज दोबारा 20 तारीख को मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या हुआ था कि मैं ब्रेक लेके घर चला गया था, जिसकी वजह से मैं भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो ये वीडियो में ये जो आज वीडियो बना रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम जो पढ़ाई कर रहे थे वो हमारी पढ़ाई सही डायरेक्शन में थी या नहीं थी, वही बताने के लिए ये वीडियो बना रहा मैं। मैंने जो 20-25 घंटे की आपको क्लासेस पढ़ाई, उसमें से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ें मैच की या नहीं की। मैं शुरुआत में ही आपको बताया था कि हम जो क्लासेस टू द पॉइंट कर रहे हैं, देखो उसमें कुछ तो कमियां थी, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसमें कमियां क्या थी वो भी बताऊंगा, उसकी अच्छाई क्या थी वो भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मैं उसमें से ये बताने की कोशिश कर रहा कि हमारी पढ़ाई जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में थी। हमको थोड़ा प्रयास करने की और ज़रूरत है, क्योंकि बीपीएससी के जो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर थे, हम उनके हिसाब से चल रहे थे। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा हम लैग कर गए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के सवाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते थे, और उसमें जो कॉन्सेप्ट का पोर्शन रहता था, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पोर्शन रहता था, जो लेंथीपन रहता था, वो नहीं रहता था। लेकिन इस बार का 71th का जो एग्जाम हुआ तो वो काफ़ी लेंथी पेपर था, जैसे यूपी पीसीएस वगैरह का पेपर होता है उस तरीके का पेपर था। और कुछ जो क्वेश्चन थे वो जैसे प्रीवियस ईयर के सवाल थे उस तरीके के सवाल थे। तो दोनों का तरीके का मिक्स था। हम जो अभी लेके चल रहे थे, हम एकदम फैक्चुअल तरीके से चीज़ों को जल्दी जल्दी तैयार कर रहे थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिहार स्पेशल आपको एकदम फैक्चुअल पढ़ा दिया हो और बहुत उसकी डिटेलिंग ना पढ़ाई हो। बिहार स्पेशल से जो भी सवाल आए हैं, एक भी सवाल बाहर नहीं गए। एक दो सवाल बाहर गए हों, बता रहा क्यों गए हैं, और वो इतना फैक्चुअल है वो किसी किताब में भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो एक दो सवाल गए हैं। बाकी आपका जो बिहार स्पेशल मैंने पढ़ा है उससे एक भी सवाल बाहर नहीं गया। और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पढ़ाया है, भले थोड़े से मतलब शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ाया है। लेकिन आप जब रियलाइज करेंगे और जब आगे जिस तरीके से इस बार पूछा गया उसको अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत अच्छे से मैंने बिहार स्पेशल पढ़ाया है। आपको वो हमेशा काम आने वाला है। स्टैटिक पोर्शन मैंने इतने बढ़िया से पढ़ा दिया है कि आने वाले टाइम में अगर वो कितना भी बिहार स्पेशल से कठिन सवाल पूछते हैं, कितना भी डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं, कितना भी घुमा के पूछते हैं, तो आपसे सारे सवाल उससे से बन जाएंगे। ये आप खुद जब बिहार स्पेशल क्लासेस किए होंगे तब आपको खुद रियलाइज हुआ होगा कि बिहार स्पेशल से इस बार सवाल कम पूछा है। कभी हो सकता है ज़्यादा पूछ ले, जैसे इस बार साइंस से, फिजिक्स के, केमिस्ट्री से, और जो हमारा करंट अफेयर का पोर्शन है उससे बहुत अच्छे सवाल पूछे। तो कभी हो सकता है जो बिहार स्पेशल है उससे सवाल पूछ ले। तो हमको पहले से तैयार रखना है। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो पढ़ाई कर रहे थे वो सही डायरेक्शन में थी या नहीं थी। तो उसी को देखेंगे कि हम जो पढ़ाई 25 से 30 घंटे की है, 24 मतलब कि 22-23 घंटे की क्लास किए हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें मैच हुई हैं कि नहीं हुई। क्योंकि मैं दावा कर रहा था कि भाई इसमें से 30-35 सवाल, 40 सवाल तक मैं इसमें से मैच कराऊंगा। क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के सवाल मैंने कराए, बिहार स्पेशल कराया, करंट अफेयर कराया, केमिस्ट्री की एक मैराथन क्लास जो पढ़ी हुई थी वो भी मैंने आपको दी थी। तो ये सबका पीडीएफ भी दिया था। तो मैं ये दावा कर रहा था कि भाई कम से कम इसमें 35-40 सवाल तो आ ही जाएंगे। तो वही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि मैं जो दावा कर रहा था वो इसमें से सवाल आए भी हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं, तब हमको पता चलेगा। फिर मैं कट ऑफ को भी बारे में बता देता हूँ। एक ही वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा वीडियो के बनाने का उद्देश्य मेरा नहीं है। ये आपको बता दूंगा कि हम सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं है। उसके बाद हम दूसरी क्लासेस शुरू करेंगे, क्योंकि मैं जब ये 4-5 दिन का 6 दिन का गैप लिया ना, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। और आगे हम जो AEDO का एग्ज़ाम है या BPSC 72 है, क्योंकि मैंने एक सर्वे भी कराया कि हमको किस चीज़ की क्लासेस बनानी चाहिए। हमने 71 का जो मेंस है उसकी क्लासेस बनाए, या AEDO का एग्जाम हो, या BPSC 72, या पूरा का पूरा GS एक बार ढंग से कवर कर ले अच्छे तरीके से, कि BPSC 72 का या AEDO का या कोई भी एग्जाम हो जो जिसमें जीएस पूछा जाता है पीसेस लेवल का। क्योंकि इस बार पीसेस के जो बिहार 71 का पीसेस हुआ है उसने हमको बहुत छकाया है। तो उसी के हिसाब से हमको तैयार रहना है कि अगर थोड़ा सा अगर घुमा के भी सवाल पूछता है तो हमारे सवाल हल हो जाएं। केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाना है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव और थोड़ा सा नॉलेज वाला, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला, सब कुछ मिला के पढ़ना है। और मैं वो नोट्स बना लिया है, मैंने रोज उसमें ट्राई करके सब कुछ हर जगह से चीज़ें कलेक्ट करके मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए हैं। अब उसकी क्लासेस हम पर डे 2 क्लासेस, हिस्ट्री, साइंस, इस ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब की क्लासेस जल्दी से शुरू करेंगे, और करंट अफेयर की, ताकि आपका जो जनवरी फरवरी में जो भी है मतलब एग्जाम डेट है AEDO के लिए, उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो। अभी जो मैं दावा कर रहा कि 35 से 40 सवाल मेरे इसमें से आए हैं, बाद में अगर आप जब क्लासेस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि उसमें से कम, मैं बड़ी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन 80% तक सवाल उसी में से ही आएंगे। वो क्यों कह रहा? जब आप क्लासेस करेंगे तब आपको रियलाइज हो जाएगा। 1-2 क्लासेस करना, आप अगर आपको नहीं अच्छा लगे मत करना।
आपके पास खुला ऑप्शन कौन सा मैं इसके लिए पैसे ले रहा, लेकिन आप जब देखेंगे क्लास, रियलाइज करेंगे, तब आपको पता चलेगी उस क्लास की अहमियत। चलो ठीक है, तो अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारी क्लासेस से सवाल आए हैं कि नहीं आए हैं। चलो चेक करते हैं। देखो, एक सवाल ये था कि 2023 में बिहार में आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इकोनॉमिक सर्वे की जो क्लास मैंने कराया था उसमें अगर आप जाके देखें 5 मिनट 52 सेकंड पे, तो मैंने ये सवाल कराया था कि मौजूदा कीमतों पर बिहार का जो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्षों की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ा। तो देखो ये मैंने यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे दिया है कि मैंने ये बताया 12.8% बढ़ा। दूसरा था ऑप्शन इसमें कि बिहार का जो जीवीए है, जो स्थिर मूल्य पर तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.8% है, और ये देखो यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि 58.8% है। तो ये अगर दो ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं तो आपको ये एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं। तो आपको इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना था, और ये आप अगर प्रीवियस ईयर के सवाल या जो मैंने कराए हैं वो करके जाते तो आपका सही होने वाला था। देखो, और देखो मैं क्या सारा क्वेश्चन बता रहा। देखो, अब दूसरे क्वेश्चन पे आओ। ये सवाल था कि कौन सा विषय इसमें से समवर्ती सूची में आता है भारतीय संविधान के कि नहीं। पहला ऑप्शन था वन जीवों की सुरक्षा, दूसरा किसी पर आय, तीसरा विद्युत उपभोग या बिक्री पर कर, चौथा मूल्य नियंत्रण। अब देखो, अगर पीवाई को जो मैंने कराया था उसमें अगर 59 मिनट पे 19 बज के मतलब कि 19 मिनट और 59 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको ये सवाल मिल जाएगा। इसमें देखो, कृषि जो है, कृषि किसका है, राज्य सूची का विषय है, तो कृषि पर आय किसका हो जाएगा, राज्य सूची का। तो जैसे ये ऑप्शन कटेगा ना आपका दूसरा वाला, तो ये दूसरा जिससे कट जाता है तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब 1 और 4 ऑप्शन है, अब 4 दोनों में है तो 4 तो दोनों सही हो जाएगा। अब आपको एक पे चेक करना है, अब एक जो है समवर्ती सूची का विषय है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर 1 जो है ये किसका विषय है, समवर्ती सूची का है। तो इस तरीके से आपसे ये सवाल भी सही हो जाता। तीसरा सवाल पे आओ। देखो, ये जो है पॉलिटी का सवाल है, ये हम पीवाई की जो हम कराए थे, पीवाई की जो पॉलिटी का सेक्शन 1 था उसमें 21 मिनट 28 सेकंड पे आप ये देखेंगे कि इसमें इससे ये पूछ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है कि नहीं है। तो ग्राम पंचायतों का ये मैंने बताया था कि आर्टिकल जो 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। समान नागरिक संहिता ये उदारवादी विचारधारा के हिसाब से तो आर्टिकल 44 बताया था। ग्रामीण क्षेत्र को आर्टिकल ये 48 बताया था मैं आपको, और काम का अधिकार ये आपको आर्टिकल 41 बताया था। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये भी बताया था, जब आप यहाँ पे जाके वीडियो देखेंगे, कि ये जो है ना ये उदारवादी विचारधारा के हिसाब से। तो दो ऑप्शन जैसे ही आप कट करते ना तो आपको पता चल जाता कि अनुरूप नहीं है, अनुरूप नहीं है। तो ये देखो, ग्राम पंचायत जो है 1 नंबर, ये गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है, तो अनुरूप है, तो ये तो कट जाते हैं। अब आता 2 और 4, और 4 नंबर काम का अधिकार जो है, और ये क्या कहते हैं 2 नंबर जो है समान नागरिक संहिता है, ये गांधीवादी के हिसाब से अनुकूल है कि नहीं है। तो ये तो क्या है, जो मैं बता रहा था आपको कि ये उदारवादी है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ना, क्योंकि गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो ये तीनों सही हो जाते हैं, ये हमारा पहला वाला तो कट जाता है। ठीक है, कि ये वाला सही हो ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी पंचायत के विषय में बात करते थे, तो ये गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा आपका। ये दोनों ऑप्शन कट गए, और ये तीनों ऑप्शन ये जो है 2 नंबर 2 और 2 तीनों में है। तो देखो, ये तो ऑप्शन हमारा सही है। अब हमको 1 और 4 देखना है कि ये गांधीवादी हिसाब से हैं कि नहीं है। तो एक ग्राम पंचायतों का गठन ये गांधीवादी हिसाब से है, तो ये भी कट गया। तो अब ये दोनों ऑप्शन बचे, इसमें से 2 तो सही हो जाता है। और 4 नंबर देखो, काम का अधिकार जो है ये गांधीवादी हिसाब से है कि नहीं है। तो इसको ज्यादातर उदारवाद में रखा जाता है कि काम का अधिकार हर आदमी को हो। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बनता है वो केवल एक ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको देखना था, तो ये ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, और देखो पीवाईक्यू हमारे पास मतलब कि क्या क्या करवाया है मैंने। ये ऑप्शन ये वाला सवाल जब आपको देखेंगे जाके, पीवाईक्यू पॉलिटी का नंबर पॉलिटी में जो पहला जो पीवाईक्यू था 27 मिनट और 2 सेकंड पे, उसमें भारत के महान न्यायवादी के विषय में चर्चा की थी। लेकिन ये डायरेक्ट उसमें से फंसा नहीं है, मैंने उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई, तो इसको मैं उसमें काउंट नहीं कर रहा, बस ये बता दे रहा कि वहां पे चर्चा की। हमारे पास उतना टाइम ही नहीं था जिसपे हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर पाए, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें लैक हो गई हैं। यही चीज मैंने लैक की कि मैंने बहुत अच्छे से चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर पाया, क्योंकि मैं 28 दिन 27 दिन से ही वीडियो बना रहा था। जहां मुझे पर्याप्त टाइम मिलता तब मैं बहुत अच्छे से आपकी पॉलिटी की, इकोनॉमी की, बायोलॉजी की, हिस्ट्री की, सब चीज की इतने बढ़िया तरीके से नोट्स बना के आपको देता कि कोई भी सवाल बाहर नहीं जाता। ठीक है, अगली बार हम जब करेंगे, जो आगे एग्जाम होगा उसमें आप 1-2 क्लास करना, आपको पता चल जाएगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और देखो सवाल,
ये सवाल है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। ये टू द पॉइंट सवाल मैं जो बिहार स्पेशल की क्लास कराया था उसमें पॉलिटी का जो क्लास कराया 27 नंबर पे, उसमें जब 24 मिनट और 52 सेकंड पे जाके देखेंगे तो वहां मैंने राज्य वित्त आयोग की चर्चा की है। और इसमें मैंने ये बताया था कि पंचायतों पर राज्य संस्थानों के अनुदान राशि, कर शुल्क इत्यादि लगाने का अधिकार ये जो अधिकृत करता है, ये कौन करता है, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग करता है। तो ये भी आपका सवाल यहां से बनता है। ठीक है, और देखो अब पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं पीवाई की जो पॉलिटी का कराता था उसमें पहला नंबर के पीवाई की 18 मिनट 52 सेकंड पे ये जो पीवाई की करा, उसमें मैंने जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना है, ये पंचायती राज का उद्देश्य है। ये मैंने आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बताते हुए ये मैंने झटके में बताया था, वहां आप जाके सुनेंगे तब आपको याद आएगा, अब याद आ जाएगा। पॉलिटी का जो सेकंड वीडियो था उसमें 22 मिनट और 53 सेकंड में भी ये चीजें बताई थी। और देखो PYQ ये वाला कि दिल्ली में राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस शराह पर बम फेंका गया था, तो ये भी अगर जो मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ उसमें 7 बज के पहला नंबर का 7 मिनट 40 सेकंड पे जाएंगे तो उसमें लॉर्ड हार्डिंग दिया है, तो और उसको मैंने बताया है, तो आप वहां से देख लेंगे। ठीक है, और देखो कितना आया है कि नहीं आया वो हम देख रहे हैं ना। इसमें एक सवाल था भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन था, इसमें गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा बताया था। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर का जो गोदावरी नदी बेसिन है ये भी मैंने बताया है। कहां पे बताया है, PYQ का जो जियोग्राफी का है दूसरा नंबर का 12 मिनट 59 सेकंड पे गोदावरी नदी की सहायक मतलब की जो सहायक नदियां हैं और ये कहां से निकलती है ये सब बता रहा था ना, तब मैं वहां पे आपको ये सारी चीजें बताया, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और देखो PYQ सीरीज में ही ज्योग्राफी का जो दूसरा नंबर का वीडियो था उसमें 4 बज के अगर 50 मिनट पे आप जाओ तो मैं ये बता रहा था कि अलकनंदा और भागीरथी मिलके जब मतलब मिलती है तो गंगा नदी बनती है, और जो स्थान कहलाता है वो देवप्रयाग कहलाता है, ये मैं आपको बता रहा था। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, देवप्रयाग में, ये बता रहा था आपको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मपिम्बा रुकदे मैंने कोट बताया था कि जहां पे अलकनंदा नदी से भागीरथी मिलती है उसको देवप्रयाग, अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है उसको कर्णप्रयाग, अलकनंदा से मंदाकिनी नदी निकलती है उसको रुद्रप्रयाग। ये सब स्क्रीनशॉट इसलिए दे रहा ताकि आपको पता चल सके कि हमने सही दिशा में पढ़ाई की है। ठीक है, और आगे देखो ये भारत का जो ये सवाल था कि कौन सा पार्क बिहार का बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो हमने बिहार स्पेशल की जो 23 नंबर की क्लास है उसमें 11 मिनट 55 सेकंड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1976 में पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना की गई और इसको 1990 के बाद टाइगर प्रोजेक्ट से जोड़ दिया गया। तो ये भी आप सवाल जाके चेक कर लेना कि मैं सही बोल रहा कि नहीं सही बोल रहा। एक सवाल और आया था, बिहार का राज्य पशु कौन सा है, बैल। ये बिहार स्पेशल की जो हम 28 नंबर की क्लास है 3 मिनट 30 सेकंड पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे राजकीय पशु बैल 2 बार मैंने बताया था, पहले रीछ था बाद में बैल को बना दिया गया था। और देखो सवाल यहाँ पे कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये आपको जाके बिहार स्पेशल की 19 नंबर की क्लास 26 मिनट पे आप देखेंगे तो कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी में से निकलती है और ये जो कैमूर वाला क्षेत्र है यहीं से निकलती है, ये मैंने आपको वहां पे स्पष्ट तरीके से बताया, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये देखो बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पाइराइट का उत्पादन करता है। करंट अफेयर की क्लास इवन बिहार स्पेशल की क्लास दोनों क्लासेस में बताया है कि करंट अफेयर की पहली क्लास में 7 मिनट और 21 सेकंड पे आप देख सकते हैं कि बिहार का पाइराइट्स पे का अधिकार 54% पाइराइट्स यहाँ पे बिहार में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। इसी पे एक सवाल और था कि बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है सोना जमुई में पाया जाता है, तो आपको ये ऑप्शन सही हो जाता है, करमटिया खान जो है। तो आपको देखते जाओ कितने सवाल मिले हैं। आप लोग कहते हैं कि भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके कोई सवाल नहीं मिल रहे, अभी सब बता रहा, तब आप देखते जाओ। देखो बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, देखो ये जो बिहार स्पेशल की क्लास नंबर 20 है उसमें 1 मिनट पे आप जाके देखोगे तो मैंने ये बता रखा है बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। तो इसमें कौन सा समाना है, नहीं है। गर्म एवं शुष्क देखो है, लेकिन इस पे एकदम फोकस्ड तरीके से गर्म भी है, कहीं कहीं शुष्क भी है, लेकिन उसको मौसम कहेंगे, उसको जलवायु नहीं कर देते। वो एक लंबे समय का जिस तरीके का मौसम हमारा रहता है उसको जलवायु बोलते हैं। तो इस हिसाब से उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि ये 21 से 35 के बीच का एरिया है, आपको पूरे तरीके से याद है क्योंकि 24 से 27 के बीच का बिहार का एरिया आता है। ये सब कुछ मैंने बता रखा है, ये जाके आप चेक कर लेगा। ठीक है कि ये सही बोल रहा कि नहीं सही बोल रहा। और आगे देखो ये PYQ देखो ये वाला, हाँ
एक ये बेलों की एक जोड़ी खेत जोते समय 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा, खेत की लंबाई को जोतने के लिए किया गया क्या फॉर्मूला बताया था, W बराबर F इंटू एस। तो जैसे ही W कार बराबर F इंटू एस फोर्स रखते और डिस्प्लेसमेंट रखते तो F इंटू एस मतलब दोनों को गुणा कर देते, कितना आ जाता है 2100। 15 चौको 60 और 15 एक के 15, 15 6 21, 2100 आ जाता। आपसे ये सवाल सॉल्व हो जाता। ये सब पीवाईक्यू का सवाल है। और ये कहाँ पे पूछा गया था, पीवाईक्यू का जो फिजिक्स का नंबर, फिजिक्स वाला जो पीवाईक्यू है उसका दूसरा जो पीवाईक्यू पार्ट है फिजिक्स का, उसमें 8 मिनट पे जाके देखो ये बताया हुआ है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। पीवाईक्यू में फिजिक्स का दूसरा जो पार्ट का जो वीडियो है उसमें 6 मिनट पे जाके देखो। ये मैंने बताया फोकस दूरी जो F बराबर 1/d होता है लेंस की क्षमता, ये फोकस दूरी अगर निकालना हो। आपको सबको पता है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी, वो जो लेंस की क्षमता होती है वो 0 होती है, d। तो जैसे d 0 रखोगे तो F कितना हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये भी सब पीवाईक्यू के सवाल हैं। ये जो पीवाईक्यू का सवाल है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो पीवाईक्यू में फिजिक्स का जो पीवाईक्यू का सवाल है उसमें पहला नंबर का, उसमें 4 मिनट और 43 सेकंड पे देखेंगे तो ये मैंने बताया तार का प्रतिरोध R = V/I। तो इस तरीके से करोगे, इसमें ये रिलेशन बनता है और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर नहीं होता है। तो जब बहुत सारे सॉल्व करोगे, इसको ओम्स लॉ बोलते हैं, वहां से आपका ये सवाल सही हो जाता है कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये सारी चीजें देखो। और देखो, और ये कौन सा सवाल है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाँ देखो, और इसमें है कोई सा, हाँ यहाँ पे देखो एक ये है, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है। पीवाईक्यू का फिजिक्स का जो देखोगे उसमें सेकंड नंबर 7:60 पे, तो वहां पे सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए। तो जैसे ही फ्यूज जो किस लिए होता है, विद्युत आघात से सुरक्षा से बचाने के लिए, तो यहाँ पे ये सही हो जाता। एक बार ढंग से करते, अपना दिमाग लगाते तो बहुत सारे सवाल इससे बढ़ने वाले थे। और देखो आगे देखते जाओ कितने सारे सवाल इसी 20-25 घंटे की क्लासेस से आए हैं। मुझे बहुत सारा टाइम मिलता, कम से कम 100-150 घंटे का टाइम मिल जाता ना, तब मैं कह रहा कम से कम 80 से 100 सवाल आपके टच हो जाते हैं। और ये तब है जब मैंने नेशनल और इंटरनेशनल ये सब करंट अफेयर नहीं पढ़ाया है। अगर वो भी पढ़ा देता तो कम से कम 60-65 सवाल आपके सही हो जाते। जो मैं पहले दिन से बोल रहा, आज भी वही बोलूंगा कि हमारी पढ़ाई जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में थी। हमको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाई करनी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे और फोकस करना है, जिससे हम आगे के लिए किसी भी तरीके का पूछे तो हम तैयार रहे। हम फैक्चुअल रूप से और जो उसका कॉन्सेप्चुअल रूप है, दोनों तरीके से तैयार हैं। अगली बार हमको चूकना नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों के सवाल गलत हो गए हैं, क्योंकि फोकस तरीके से पढ़ाई नहीं हुई और आपको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा तो क्या पता सही हो कि नहीं सही हो, इसलिए आपको यकीन नहीं हुआ। और देखो, जब आप पीवाईक्यू के फिजिक्स का 18 मिनट और जो 15 सेकंड पे जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा स्मार्ट फिल्म बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एलईडी टीवी ये सब बनाने के लिए मैं बता रहा था आपको कि इंडियम गैलियम नाइट्राइड इसका यूज किया जाता है। तो इंडियम टिन ऑक्साइड उससे मतलब कि उसी का एक रूप है, तो उससे ये सवाल बन जाता है। ये बहुत एकदम डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर कुछ अगर दिमाग में होता तो आपसे सवाल सॉल्व हो जाते। और देखो यहाँ पे हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, प्रजनन ग्रंथियां, तैलीय ग्रंथियां, बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतरस्रावी ग्रंथि। अगर पीवाईक्यू अपने बायोलॉजी वाला किया है, उसमें एक पहली बायोलॉजी का जो पीवाईक्यू था उसमें 15 मिनट 19 सेकंड पे आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि जो ये मस्तिष्क की पीनियल ग्लैंड होती है, इनसे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो ये हार्मोन स्रावित होता है ना, और ये किस तरीके ग्लैंड है, तो ये मैंने बताया था कि इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो अगर आपके दिमाग में ये होता तो आप तुरंत मार देते। कोई भी सवाल बाहर बाहर से नहीं आया है, आपको बस ढंग से पढ़ने की जरूरत थी। कि पीवाईक्यू में केमिस्ट्री का अगर सेकंड नंबर का वीडियो देखें तो उसमें 4 मिनट और 15 सेकंड पे और 15 मिनट पे ये वीडियो मैंने बताया कि अगर जो जंग लगने से बचाने के लिए वो जो लोहा होता है उस पर जिंक की लेप लगाया जाता है, पेंट किया जाता है। अब बताओ अगर तेल को लोहे में उस जो जिंक लगे या पेंट किए हुए लोहे में डाला जाएगा तो बताओ उसका पेंट छूटता है कि नहीं छूटता। और जैसे ही अगर ये छूटता है तो बताओ वो उसमें फिर से जंग लगने की संभावना बनती है कि नहीं, या गुणवत्ता तेल की खराब हो जाएगी कि नहीं खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हो जाते थे। लेकिन जब इसको आप करे होंगे ढंग से तब आप अपने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ये चीजें सही हो जाएंगी। और देखो
ऑक्टेन रेटिंग बढ़ने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? अगर केमिस्ट्री की जो मैराथन क्लास है उस पे आप अगर किए होंगे तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है ऑक्टेन के लिए कि अगर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय ऑक्टेन नंबर, और इसको एंटी नॉकिंग से बताने के लिए टेट्रा एथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है। साफ साफ ये लिखा, ये पेट्रोल के लिए होता है तो ये टेट्रा एथाइल लेड हो जाएगा। सारा कुछ आपको मिलेगा भाई, देखते जाओ। ये देखो सवाल, पौधे में जाइलम जो है किस लिए कार्य करता है? तो पीवाईक्यू सीरीज में बायोलॉजी में जो अगर सेकंड नंबर का वीडियो देखेंगे तो 3 मिनट और 1 सेकंड पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे बता रखा साफ साफ कि जो संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है। तो मैंने दो चीजें बताई थी, एक को जाइलम बताया था, एक फ्लोएम बताया था। तो जाइलम को जा से बताया कि जा से जाइलम, फा से फूड। तो इस तरीके से तो जाइलम जो होता है ये जल को ले जाता है, फाइलम जो होता है वो फूड को ले जाता है। तो आप जैसे जल को ले जाता है तो आपके दिमाग तुरंत आ जाएगा ऑप्शन कि पानी और घुले हुए खनिज लवणों को ये परिवहन करता है, तो तुरंत ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये बताऊंगा कि मेरे से सारे फंस गए, जितने आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा कि हाँ देखो इनमें से सवाल आए हैं। जो बिहार स्पेशल क्लास की 22वीं क्लास थी उसमें 12:12:58 पे मैंने ये बताया था खरीफ, रवि और जायद के विषय में। तो साफ साफ देखो तो रवि वाली फसल में क्या है, गेहूं है, जौ है, चना है। जौ कट गया, चना कट गया, गेहूं कट गया, 3 बचा गन्ना। अब खरीफ मैंने यहाँ पे गन्ना नहीं लिखा है तो ऐसा मतलब ये नहीं कि फंसा नहीं। देखो यहाँ पे जायद में मैंने लिखा है अरहर और गन्ना, ये दोनों फसलें जो होती हैं इनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, तो स्पष्ट रूप से इनको ना खरीफ में रख पाते हैं ना जायद में, इसलिए क्योंकि इनका जो साल एरिया होता है ऐसा नहीं कि वो खरीफ तक रुक जाती हैं, ये छोड़े ज्यादा दिन तक रहती हैं, तो इसलिए इनको खरीफ में भी रख लेते हैं, इनको जायद में भी रख लेते हैं। अगर ये क्लास आप किए होते तो मैं बताया था यहाँ पे गन्ना और अरहर दोनों खरीफ और जायद दोनों में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये तीनों कैंसिल हो तो अपने आप गन्ना सही हो जाता। ढंग से क्लास करते ना तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ती ही नहीं। और देखो ये सवाल पूछा गया कि जो साइमन कमीशन है, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों की किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? अब ये देखो, ये सवाल मैंने पीवाईक्यू में मॉडर्न इंडिया में 6 मिनट और 23 सेकंड पे, ये दूसरे नंबर का जो मॉडर्न इंडिया का वीडियो था उसमें बताया है कि साइमन कमीशन होगा। देखो इसमें साइमन कमीशन के गठन की घोषणा इतने की गई, 7 सदस्यीय था, श्वेत कमीशन था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। सारी चीजें इस पे हैं, और बाकी डिटेल तो आपको पता ही है। अगला सवाल देखो, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके? देखो यहाँ पे साफ साफ इन्हीं बेसेंटो 1918 में 2 बार बिहार आई, 18 अप्रैल को, 20-25 जुलाई को होम रूल के लिए ही आई थी। ये सारा कुछ अगर बिहार स्पेशल का तो 13 नंबर का वीडियो है, उसमें जाकर 3 मिनट 29 सेकंड पर देखोगे आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सवाल देखो, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? जब आप बिहार स्पेशल की 13 नंबर की वीडियो देखेंगे और 13 मिनट 57 सेकंड पे, चंपारण एग्रीगेरियन समिति 6 सदस्यीय समिति थी, इसमें जो भारतीय सरकार थी और महात्मा गांधी को इसका हेड बनाया गया था, और इधर से डीजे रीड हेड थे। तो ये जो सरकार की तरफ से और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। तो भारतीय सरकार और गांधी, कौन सा इसमें सवाल था जो कठिन था अगर आप लोग ये सब किए होते तो? और देखो बिहार में किसान नेता का प्रमुख नेता कौन था? ये देखो शाहजानंद सरस्वती, दुनिया जानती है। और यहाँ पे देखो हर वीडियो में हर जगह पे स्वामी शाहजानंद सरस्वती, देखो यहाँ पे देखो स्वामी शाहजानंद सरस्वती, और देखो शाहजानंद सरस्वती। किसान में हमेशा सबसे बड़ा नाम शाहजानंद सरस्वती का ही आता है। आप प्रांतीय किसान सभा देख लो, यहाँ पे प्रांतीय किसान सभा के बारे में मैंने बताया आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा, तो दोनों में जो नाम आएगा शाहजानंद सरस्वती का आएगा। यहाँ से ये चीजें सही हो जाती हैं। और देखो ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही फेंक रहा, सारी चीजें प्रूफ के साथ बता रहा। और देखो मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था आपको कि भाई यहाँ पे मोहम्मद यूनुस थे कि जो कृष्ण सिंह थे वो थे। अब देखो यहाँ पे जैसे 20 जुलाई को 1937 को, ये 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक मोहम्मद यूनुस जो है बिहार के प्रीमियर बने रहते हैं। उसके बाद आके ये इस्तीफा दे देते हैं, 109 दिन तक बने रहते हैं, और फिर 20 जुलाई 1939 से लेके 31 अक्टूबर 1939 तक ये जो है श्री कृष्ण जो है यहाँ के प्रीमियर या मुख्यमंत्री जिसको बोलते हैं वो बने रहते हैं। अब 31 अक्टूबर है देखो, और यहाँ मार्च 1939 पूछ रहा, तो और यहाँ 31 अक्टूबर 1939, तो दोनों के बीच का एरिया कौन सा हुआ? मार्च तो बीच में ही आएगा ना, इस हिसाब से श्री कृष्ण सही हो जाएंगे। एक बार अगर ढंग से किए होते तो बता तो रहा, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला इतनी सारी क्लासेस मतलब कि और बना पाऊं।
बस इतना ही बताना चाह रहा कि हमारी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। अगला सवाल देखो पीवाईक्यू में मिलान वाला। पीवाईक्यू ये मिलान वाला पीवाईक्यू में अगर ज्योग्राफी का जो पहला वीडियो उसमें 12:12 और 55 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बता रखा गिरनार जो पहाड़ी है वो गुजरात में है। इसमें ये सवाल प्रीवियस ईयर का सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं कि चाय बागान जो है यहाँ पे कानन में पाया जाता है कि नहीं, देवन में, दार्जिलिंग में, नीलगिरी में, तो इसमें सब में पाया जाता है, गिरनार में नहीं पाया जाता। गिरनार की पहाड़ी गुजरात में। जैसे ही गिरनार को गुजरात से सेट करते तो यहाँ पे देखो जैसे सेट करते सी दूसरा एक ही तो है, जो सी नंबर का दूसरा है एक ही, ये सही हो जाता। तो आप अगर पीवाईक्यू भी ढंग से किए होते तो आपको 44-45 सवाल यहाँ से बढ़त मिलती ही मिलती। और देखो अगला सवाल है कि राजवंश का क्रम। मैंने यहाँ पे जो बिहार हिस्ट्री बता रहा था तो पहले मौर्य साम्राज्य बताया था, मौर्य बताया था, देखो उसके बाद आपको क्या बताया था, शुंग बताया था, उसके बाद कण्व बताया था, उसके बाद ये कुषाण बताया था। सब कुछ तो आईएसपी के विदेशी आक्रमण सब कुछ तो बताया था मैं। और जैसे ही आपको ये ऑप्शन होता मतलब कि ये दिमाग में होता तुरंत सॉल्व हो जाता। और देखो यहाँ पे जो है जो ये बिहार स्पेशल 6 नंबर की क्लास जाके देखो 4 मिनट 58 सेकंड पे। बिहार स्पेशल की तीसरी क्लास देखो 14 मिनट और 24 सेकंड पे। यहाँ पे मैंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसका बताया था, अशोक का बताया था। और धम्म महामात्रों की नियुक्ति चोल झील राजेंद्र प्रथम सबको पता है, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन सुदर्शन जी चंद्रगुप्त मौर्य सबको पता है। अगर थोड़ा सा ये सब चीजें किए रहते, ये भी बताया है मैंने चंद्रगुप्त मौर्य और सुदर्शन झील के बारे में, ये चीजें आप किए रहते तो आपको बता रहा कि इतनी लीड मिलती। और मैं आपसे सॉरी भी बोलना चाहूंगा कि मैं आपको जो करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये सब चीजें नहीं करवा पाया। अगर वो भी करवा पाता तो 60-65 सवाल की गारंटी अभी जिस तरीके से 40-45 सवाल की ले रहा था, फिर 60-65 सवाल बोलता कि हाँ इतना कर लेना। और ये मैंने लास्ट में आपको बताया भी था कि बिना इसको किए जाना नहीं तो यहीं फंसोगे। और देखो और देखो बिहार में जो ये पूछा गया कि कौन सी बौद्ध संगीति जो है बिहार में नहीं हुई थी। बिहार स्पेशल का अगर 4 नंबर का वीडियो जाके देखो 32 मिनट 5 सेकंड पे रावय पाक कोड बताया था मैं। तो राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलगाम। अब ये कुंडलगाम कहाँ पे, बिहार में है, कश्मीर में है, तो चौथे नंबर की यहाँ पे नहीं होगी, ये ऑप्शन सही हो जाता। और देखो सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पीवाईक्यू जाके देखो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पहले नंबर का, और इसमें 7 मिनट पे जाके देखो मैंने क्या बताया है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, और ये त्रिपुरी में जब इस्तीफा दिया तो ये त्रिपुरी वाला का अधिवेशन था। बाद में राजेंद्र प्रसाद बने तो 1939 वाला त्रिपुरी था ना कि 1938 वाला। तो पहला ऑप्शन ये गलत कर दो, और जैसे ही पहला ऑप्शन गलत कर दो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये दूसरा तीसरा सही हो गया। थोड़ा सा ही जानना होता था आपको, इतना भी अगर दिमाग में रहता सारा सही हो जाता। यहाँ पे ये सवाल कौन सा था, दयानंद, हाँ दयानंद सरस्वती वाला, सत्यार्थ प्रकाश, ये सबको पता है, ये आपको भी पता है। यहाँ पे देखो ना दयानंद सरस्वती और जेम्स अगस्ट की क्या लगता है, ये डायरेक्ट सवाल नहीं है, सिर्फ एक ही है, लेकिन मैं बता रहा आपको कि हम जो पढ़ाई कर रहे थे वो एकदम सही डायरेक्शन में कर रहे थे। कलकत्ता क्रॉनिकल थोड़ी ना इसका, कलकत्ता गजट है ना इसका, तो ये से यहाँ से आपका ये सवाल सही हो जाता। और देखो यहाँ पे कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। मैं साफ साफ यहाँ पे बताया हूँ कि जो बिहार स्पेशल 2 नंबर का वीडियो उसमें 16 मिनट और 6 सेकंड पे आप जाके देखोगे तो चाणक्य विश्वगुप्त की बेइज्जती की थी गजानन ने, और ये तक्षशिला में शिक्षक थे। तो जैसे इसको जो कौटिल्य को काट देते आप तो बस यही ऑप्शन हो जाता कि कौटिल्य यहाँ पे नहीं थे। और देखो आप ये वाला सवाल देखो, ये मिलाने वाला, चंपारण सत्याग्रह, आजाद दस्ता, ये वाला इसको बड़ा कर लो, जूम करो, अभी सब समझ में आ जाएगा कि भाई सही है कि नहीं। जयप्रकाश नारायण के विषय में देखो यहाँ पे ये आजाद दस्ते की बात है कि नहीं। यहाँ पे आजादी के पश्चात कांग्रेस छोड़ी और कहाँ पे आजाद दस्ते के गठन, तो जयप्रकाश नारायण से मिलाओ आजाद दस्ता, ये मिला दो। और देखो इसमें और किसके बारे में है राजेंद्र प्रसाद चंपारण मिला दो, ये भी वहां पे थे। चंपारण में राजेंद्र प्रसाद मिला दो। किसान सभा आपको सबको पता है, शाहजानंद सरस्वती। और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये श्याम नारायण सिंह। अगर बिहार स्पेशल की आप क्लास किए होते तो आपको बता रहा किसी भी सवाल में आपको परेशानी, जो सवाल देखो भाई जो नहीं आया उससे उसके विषय में गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन जो आए सवाल है और अगर बता तो रहा, हिस्ट्री और साइंस अगर मैं करा पाता तो इसमें से, और करंट अफेयर तो कम से कम 100 सवाल आप इससे टच कर जाते, क्योंकि इसमें जो हिस्ट्री पूछा गया वो भी सरल सवाल था। ऐसा लोग कह रहे कठिन सवाल था, क्योंकि हमने पिछले ईयर के जो क्वेश्चन थे या पिछले तरीके से जो पूछा गया था उसी हिसाब से तैयारी की थी ना। अगर थोड़ा सा अच्छा करते तो और अच्छी चीजें हमारे साथ होती। देखो बिहार का पहला समाचार पत्रों में से सबसे पहले प्रकाशन किसका हुआ। अब देखो इसमें जो 1874 में जो है बिहार बंधु का प्रकाशन होता है। 1872 में कहीं कहीं पे जो बिहार बंधु का प्रकाशन, ये 1872 भी देखने को मिलता है। ये भी सवाल मैंने बताया, पीवाईक्यू का बिहार का
जो है PYQ, उसमें जो हिस्ट्री वाला सवाल देखो 10:10 और 11 सेकंड पे, इसमें यह भी बताया कि गुरु प्रसाद ने 1872 में बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया, जो सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार था, और बिहार बंधु जो प्रारंभ किया हिंदी अखबार था। इसमें दोनों ऑप्शन है, लेकिन जो आंसर किया है उसमें पटना हरकारा दिया है, ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैंने जो कहा वही एकदम है, और लेकिन ये सवाल हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन ये हमको कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमको इसको चेक करने की जरूरत है कि भाई ये सही है कि नहीं सही है। हमारे हिसाब से तो यही सही होता। और देखो, और इसमें कौन से सवाल हैं, हाँ हमने ये यहाँ तक देख लिए, और ये मैथ के सवाल थे, मतलब रीजनिंग के बहुत सरल सवाल थे। यहाँ पे देखो करंट अफेयर की पहली क्लास अगर 30 मिनट और 30 मिनट और 10 सेकंड पे आप देखेंगे तो 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता? 5 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता। कोसी मेची लिंक परियोजना करंट अफेयर का पहला वीडियो जो देखते हैं आप 27 मिनट और 14 सेकंड पे, तो यहाँ पे मैंने देखो बता रखा था, देखो यहाँ पे कोसी मेची, ऐसे ही आपको पता है कोसी मेची कहाँ से होगी, तो कोसी मेची ये परियोजना कहाँ पे है देखो, और यहाँ पे ये कोसी मेची को जोड़ा जाएगा, कोसी नदी के अधिशेष को महानंदा नदी बेसिन में इसका पानी दिया जाएगा। अब देखो इसमें से ऑप्शन देखो, महानंदा किधर है? क्या महानंदा नदी जो पूर्णिया में या पटना की तरफ है? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दरभंगा की तरफ है? बिल्कुल नहीं। अररिया पुणे किशनगढ़ कटिहार, हाँ इधर है, तो उस तरीके से कोसी मेची वाला भी सही हो जाता। और देखो हाँ यहाँ पे देखो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025, इसमें जो है करंट अफेयर दूसरे नंबर का वीडियो 5 मिनट और 59 सेकंड पे देखो, मोतीपुर पंचायत को मिला क्लाइमेट एक्शन विशेष पुरस्कार, और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मधुबनी में समारोह आयोजित किया गया था, तो ये मधुबनी ऑप्शन सही हो जाता। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा, और ये देखो इनडायरेक्ट रूप से, इसमें डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन नागी और नकटी को हमको ये पता है कि ये करंट अफेयर का दूसरा नंबर का वीडियो देखो, उसमें 14 मिनट और 52 सेकंड पे मैंने बता रखा कि इसको जो है बायोस्फीयर जो मतलब कि जैव विविधता क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, इसमें जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वो है, लेकिन ये पूरी तरीके से डायरेक्ट हमसे नहीं मिला है। हमसे सिर्फ ये अगर पूछता कि भाई नागी और नकटी जो है इनको IBA का मान्यता दी गई है कि नहीं मान्यता दी गई है, तो हम बताते कि हाँ दी गई है, लेकिन डायरेक्ट इसमें नहीं है। तो देखो और केस और सवाल देखो, और देखो यहाँ तक हमने देख लिया, और भी सवाल हैं इसमें शायद, देखो हमने ये सब सारी चीजें देख ली। हाँ एक ये सवाल था कि PYQ में कि ज्योग्राफी का 3 नंबर जाके वीडियो देखो, ये भारतीय वन क्षेत्र वाला, तो इसमें ये आपको पता चल जाएगा कि ये सही ऑप्शन है। यहाँ पे ये देखो पूरा सारा चीज दिया गया है। और देखो यहाँ नहीं, ये इधर के नहीं है, तो टोटल अगर सवाल आप काउंट करो देखो, और कौन से सवाल, हाँ एक ये है रोजगार वाला 43% वाला है, तो ये कहाँ पे है? ये इकोनॉमिक सर्वे का जो 16 मिनट और 28 सेकंड पे वहां पे है ये। तो इस तरीके से अगर काउंट करूं मैं, देखो आप खुद ही काउंट करो कि कितने सवाल हमारे उसमें से आए हैं। पहला एक सवाल तो ये हो गया, एक, और देखो 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके करके आप काउंट करेंगे, कम से कम 45 सवाल है। पूरे PDF मैं आपको दे देता हूं, आप खुद ही काउंट कर लेना, इस पे काउंट टाइम क्यों लगाऊं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी जो तैयारी थी, हमारी जो पढ़ाई थी, जिस तरीके से हम लोग 1 महीने से या 28 दिन से 27 दिन से जिस तरीके से जुड़े थे, मैंने आपको PDF प्रोवाइड की, मैंने आपको मतलब कि क्लासेस प्रोवाइड की, और उसको आपने ढंग से पढ़ाई की, तो उससे कम से कम 40-45 सवाल आपके फंसे हैं, जो मैं पहले दिन से दावा कर रहा था। अब देखो कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके विषय में अलग से वीडियो क्या बनाना। कट ऑफ जब अब ये आंसर की आई है ना, तब उसके आंसर की आने से पहले तो देखो बहुत सारे लोग खूब ज्यादा अपनी कट ऑफ बता रहे थे। कोई कह रहा था मेरी 88 है, कोई 89, कोई 90, इस तरह की बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही कट ऑफ आंसर की आई तो बहुत सारे लोगों के बहुत सवाल गलत हुए। तो मेरे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो कम से कम 80 से 82, इससे ज्यादा तो नहीं ही रहने वाली है। आप देख लेना बाद में कि मैं सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा, ये बाद में ही देखा जाएगा, लेकिन अनुमान है कि 80 से 82 से ज्यादा नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैंने इक्का दुक्का लोगों के ही देखे हैं जिनके बहुत मतलब इनसे ज्यादा सवाल हो कि 85+ हो, नहीं तो किसी का भी 85+ भी देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि हमको लगता था कि हमारे सवाल सही है, लेकिन जैसे ही आंसर की आई तो हमको लगा कि नहीं भाई ये वाला हमारा सवाल तो आंसर की के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो इतना कट ऑफ जाने की संभावना है। अब देखो मेरा अगला प्लान क्या है। मैंने सर्वे किया, सर्वे के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो पोल करवाया, यूट्यूब चैनल पे और उस पे क्या कहते हैं टेलीग्राम पे, तो उसमें बहुत सारे लोगों से ये कहा कि मैंने AEDO की क्लास के बारे में कहा कि ये शुरू करूं, कि BPSC 72 का ये और 72 और ऑल GS, इस तरीके से मैंने पोस्ट एक ये ऑप्शन रखा। दूसरा मैंने BPSC जो मेंस है 71 का वो ऑप्शन रखा।
ठीक है। और तीसरा मैंने यूपी पीसीएस जो आगे है उसके करंट अफेयर और यूपी स्पेशल के बारे में रखा। तो ये तीनों ऑप्शन रखे। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो मतलब कि सिलेक्ट किया वो एईडीओ और जो बीपीएससी 72 या सब सारे सब्जेक्ट के जो जीएस है ना उनको पहले कवर करवाने को प्राथमिकता दी। तो मैं इसी के हिसाब से चलूंगा, जितना लोग मतलब कि पसंद करेंगे, जितना लोग मतलब देखना चाहेंगे उसी के हिसाब से तो वीडियो बनाया जाएगा। तो अब देखो, तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि हम हमारी जो पढ़ाई है वो एकदम सही डायरेक्शन में है और हमको आगे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब हमारे पास ये सितंबर 20 हो गया, 20 तारीख सितंबर की हो गई है। आगे आने वाले टाइम पे हमारे पास कितने दिन बचे हैं? अगर जनवरी को भी काउंट करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मुश्किल से 100 या 120 दिन, मैक्सिमम 120 दिन। अभी इस 120 दिन में हमको जो अगर एईडीओ की पढ़ाई करनी है तो इसके हिसाब से सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी कि नहीं, कि इतने में हमारा सारा चीज़ का पूरा हो जाए। देखो मैथ आप लोग अपने से पढ़ते रहना, उसकी गारंटी मैं इसलिए नहीं ले रहा कि अगर कोई अच्छा सा मिलता है मेरे पास पढ़ाने को मैथ के लिए तो मैं उनसे पढ़वा दूंगा, नहीं, मैथ आप लोग अपना करते रहना। जीएस की 100% जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि जीएस जो भी होगा ना बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड करते हुए, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का हो। और मैं आपको इतना जल्दी जल्दी अच्छे से, जल्दी जल्दी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कंटेंट में कमी हो, समझाने में कमी हो, ठीक है, तो वो कराऊंगा। आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहो। अभी मैं घर गया था तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा था, प्लान दिमाग में सारा कुछ रहता है, तो अब आ गया हूँ। मैं नोट्स भी आपके सारे जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा जितना भी हो पाता है, और मैं बहुत जल्दी सारी क्लासेस एक साथ 2-2, 3-3 क्लासेस शुरू करूंगा और आपको पूरी तरीके से दिसंबर तक में तैयार कर दूंगा, जिससे आप लोगों को रिविजन का खूब सारा टाइम मिले और आपका जो एईडीओ का जो इतनी सारी पोस्टें हैं वो खराब ना जाए, आपका सिलेक्शन उसमें तो ज़रूर हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां से हम लोग प्रॉपर तरीके से अपनी क्लासेस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और लोगों को बताओ कि हाँ इसकी पढ़ाई का तरीका ठीक है, आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।